नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए उन सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में लेकर आए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 12 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अब से डेली एसएससी सीजीएल जो 2024 में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे हर एक शिफ्टों में मैं डेली एक सेट का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे जाएंगे क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 3 से डिवाइड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और इस डिवाइड है एक्स प्लस 3 से। तो ये फॉर्मेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी को डिवाइड कर रहे एक्स प्लस 3 से। तो ये एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या सर, एक्स माइनस 3 बचा। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट को क्या क्या कराया हूँ। जैसा कि आपको पता है मैंने रेलवे से संबंधित आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था उसके सारे मैथ के पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हुआ उसका मैंने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। मैथ, रीजनिंग ए टू जेड क्वेश्चन। आरआरबी जेई का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5 से 24 जून के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो रेलवे की भी तैयारी कर रहे उनके लिए इन सारे वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स प्लस 125 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो कहीं ना कहीं ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है। तो ये x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया तो नीचे बचा x प्लस 5 और ऊपर बचा ये वाला चीज़। अब उसी को देखिए कैसे लिखेंगे। ऊपर बचा फाइनली एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स प्लस 125 डिवाइडेड बाय नीचे बचा x प्लस 5। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये एक्स क्यूब बेसिकली a का क्यूब, यहाँ 125 को देखिए तो ये 5 का क्यूब है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 3a स्क्वायर बी, तो ए के जगह पर x तो x का स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर और b के जगह पर है 5 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पर तो x है, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये कहीं ना कहीं यही तो है, 3 गुना 5 15x स्क्वायर, यहाँ देखिए 15x स्क्वायर, 75x तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 75x, मतलब ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। और इसको डिवाइड करना है x प्लस 5 से, हाँ या ना। अब ये x प्लस 5 इस x प्लस 5 का होल क्यूब को काटेगा होल स्क्वायर बार में, मतलब फाइनली जो वैल्यू निकल के आया वो x प्लस 5 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 में ये नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। 88 डिवाइडेड बाय 8 गुना के बोर्डमास रूल पे बनेगा। तो बोर्डमास रूल में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन। तो ऑफ तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये 88 इस 8 से कटेगा 11 बार में, 11 गुना के तो ऊपर हो गया 11 के माइनस 9। नीचे देखिए 7 पंचे 35,
6 का स्क्वायर 36, तो 36 में से 35 गया तो 1, 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर, 1 से गुना होगा तो इधर हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर। अब देखिए ये के स्क्वायर है, ये 11 के इक्वल के इधर आएगा, तो के स्क्वायर 11 के इक्वल के इधर आया तो माइनस 11 के, ये -9 प्लस 1 की तरफ गया तो -9 इक्वल के उधर जाएगा तो +9, +9 प्लस 1 तो +10, के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10, ये के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 10 है और 1 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 रूट निकलेगा 10 और 1, के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी पॉजिटिव है, तो जब सी पॉजिटिव होता है तो बी का अपोजिट साइन इसका रूट होगा, तो यहाँ पे बी माइनस है तो इसका रूट होगा +10 और +1, तो इसके 2 रूट निकलेंगे, के का मान 10 और 1। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकंड कैसे सॉल्व किया जाता है अगर आपको नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका शॉर्ट वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 100 में क्रमशः 75 और 80 है। मतलब कर रखा है बॉयज को मिल रहा है 75 और गर्ल्स को मिल रहा है 80, और सभी विद्यार्थियों का मतलब ओवरऑल सारे के सारे विद्यार्थियों का औसत अंक है 78। तो बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो एलिगेशन लगाएंगे सर, तो एलिगेशन 78 में से 75 गया तो यहाँ 3 और 80 में से 78 गया तो 2, तो यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो गया 2:3। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, सभी विषयों को मिलाकर देखिए 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में, मतलब प्रत्येक विषय 100 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ और हर एक व्यक्ति के मार्क्स यहाँ पे बताए गए। तो कह रखा सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने लाया, 79% अंक। टोटल विषय कितना था सर, तो 79% अंक लाया 5 विषय में, तो 79% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 और टोटल मार्क्स कितने का था तो 500 का। टोटल कितना नंबर आया, 0 से 0 गया, 79 × 5 7 पंचे 35 9 पंचे 45, मतलब 395 टोटल मार्क्स आया। गिनते हैं कि किसका मार्क्स टोटल 395 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 5 10 5 15 का 5 9 1 10 8 18 7 25 25 8 33 6 39, मतलब 395 अंक इसी का है, तरुण का ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे आपको मान लीजिए अगर पहला नहीं होता, पहला ही मिल गया है 395 आ गया है, तो बाकी सब चेक करने की तो आवश्यकता पड़ेगा नहीं। अगर नहीं आता तो हमको तो 6 के साथ चेक करना पड़ता, लेकिन हम कहते 6 के साथ नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसी का नाम आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है कॉसेक, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है। कॉसेक ए बराबर 5/3, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कोट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया सर टेन स्क्वायर थीटा के। तो मतलब ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा टेन स्क्वायर है, हाँ या ना। और टेन स्क्वायर है इंटू कोट स्क्वायर है, आपको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है सर 1, मतलब इस दोनों का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब एक चीज़ और याद दिलाना चाहेंगे, सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया सर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 तरफ गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पूछ रहा है, मतलब कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा कॉसेक स्क्वायर ए। और कॉसेक ए का वैल्यू 5/3, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। अब 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/9। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन, क्योंकि 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया, और उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया जाएगा। अब देखिए किताब छापने का ऑर्डर लेता, उसने ऑर्डर का 17/27, मतलब काम 17/27 काम जो है ना
34 दिन में किया। तो पूछ रहा वो पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ये 17 इस 34 को काटेगा 2 बार में, तो 1/27 काम 2 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, ये 27 2 की तरफ जाके गुना होगा, तो 2 गुना 27 मतलब 54 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार गई रही राशि का 21,669 रुपया जमा कर देता है। मतलब जितना 4,22,092 रुपया लिया है, एक साल बाद 21,689 रुपया चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज भी शामिल है, मतलब पहला साल जो 21,689 रुपया दिया है उसमें ब्याज नहीं शामिल दिया है, वो मूल वापस किया। वो क्या किया, मूल वापस किया। मूल मतलब प्रिंसिपल वापस किया है। मतलब समझिए कि 4,22,092 रुपया है, तो सबसे पहले 20% की दर से पहला साल ब्याज कितना होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5। तो मतलब 4,22,092 रुपये का 1/5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 पंचोक 20, पंचोक 20, 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 6। तो मतलब पहला साल जो ब्याज बन रहा, मतलब फर्स्ट ईयर जो ब्याज बना है वो 84,418.6 रुपया बना है, हाँ या ना। दूसरा साल ब्याज क्या बनेगा, तो अब देखिए 4,22,092 रुपया पहले लिया था, लेकिन वो सेकेंड ईयर के शुरुआत में क्या करता है, वो मुर्रा मतलब प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल के रूप में 21,689 रुपया जमा कर देता है। 21,689 रुपया जमा कर दिया, तो सेकेंड साल ब्याज उसका क्या बना, तो 12 में से 9 गया 3, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4। तो दूसरा साल जो प्रिंसिपल बन गया वो बन गया 4,03,13 रुपया। दूसरा साल जो प्रिंसिपल बन गया 4,03,13, मतलब दूसरे साल के लिए पहला के एंडिंग में, ठीक है, पहला का एंडिंग, क्योंकि पहला साल बीत गया तो दूसरे साल के शुरुआत में प्रिंसिपल हो गया यही। अब इस पर भी 20% का ब्याज दिया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5। तो ये 5 इसको काटेगा, 5 अट्ठे 40, 0 0 5 छक 30, ठीक है, एक मिनट, 400 नहीं 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, एक मिनट, 10 में से 6 गया 4, 5 से काटेंगे 5 अट्ठी 40, 0 0, फिर यहाँ से लेंगे 5 अट्ठी 40, ठीक है, 5 अट्ठी 40 2.6, मतलब दूसरा साल ब्याज दिया इतना, पहला साल ब्याज दिया इतना, तो टोटल ब्याज कितना दिया, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 4, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 बार में फिर लगेगा, ठीक है। एक मिनट, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो रहा है, खुद से काट रहे फिर से। 5 अट्ठी 40, 0, ठीक है, 5 छक 30, नहीं यहाँ 4 में आ रहा था, एक मिनट थोड़ा मिटा लेते, फिर से करते इसका कैलकुलेशन। देखिए 4,22,092 का, ठीक है, हमको लेना है 20%, 20% मतलब उसका 1/5। पहले 5 अट्ठे 40, 2 पंचोक 20, 2 पंचोक 20, फिर 5 एकम 5, 4 5 अट्ठी 40, 2 पंचोक 20। पहला साल ब्याज आया इतना, दूसरा साल कितना आया, तो पहले प्रिंसिपल बता देते, 4,22,092 रुपया में 21,689 रुपया चुका दिया, तो बचा कितना, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर हो गया 9 में से 6 गया, 1 मिनट, सॉरी 8 में से 7 गया 1, तो 10 ही ना बचा, 10 में से 6 गया 4, 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4। तो दूसरा साल प्रिंसिपल हो गया, दूसरे साल के लिए शुरुआत में प्रिंसिपल हो गया 4,04,13। अब उस पर भी 20% का ब्याज दिया तो उसका 1/5, तो 5 अट्ठे 40, 0, ठीक है, फिर 5 अट्ठे
40, 1, 5 दूनी 10, 3 पंचक 30। तो दूसरा साल ब्याज दे रहा है 80,082.6। तो टोटल कितना ब्याज दिया? तो पहले साल का ब्याज बना ये और दूसरे साल का ब्याज बना ये, और ये जो ब्याज लास्ट में दे रहा है जब वो टोटल पैसा जमा कर रहा है, तो दूसरा साल ब्याज है 84,418, पहले साल का ब्याज है 84,418, दूसरे साल का ब्याज है 80,082.6। टोटल ब्याज कितना बन गया? 6 4 10, 8 2 10 और 1 11, ठीक है, 8 1 9 और 1 10, 4 1 5, 4 8 8 16। तो 16 मतलब 1,64,501 रुपया ब्याज दिया। अब देखिए 4,22,092 रुपया प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल में से 21,689 रुपया क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो बचा प्रिंसिपल अब कितना? तो बचा प्रिंसिपल 4,04,13 रुपया। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। और ब्याज कितना बना? तो ब्याज बना 1,64,501 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो यही हमारा अमाउंट होगा। बोल रहा है दूसरे वर्ष की समाप्ति पर टोटल कितना धन देगा? तो 3 और 1 4, 1 5 4 9। तो लास्ट में 914, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5,64,914 निकल कर आ जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बेसिकली देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर का 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है और भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितना है? तो भुगतान में 5 रुपये के टोटल सिक्के। तो मान लेते हैं 3 सिक्का है, 5 रुपया दे ही रखा, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। तो मान लेते हैं कि 5 का एक्स सिक्का है, 2 रुपये का वाई सिक्का और 1 रुपये का जेड। टोटल सिक्का कितना है सर? 40, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। आपका रखा है पैसों का सम 100। तो यहाँ पे 5, देखिए 5 रुपये का एक्स सिक्का तो वैल्यू हो जाएगा 5x, 2 रुपये का वाई सिक्का तो वैल्यू हो जाएगा 2 गुना वाई, और 1 रुपये का जेड सिक्का मतलब वैल्यू हो जाएगा जेड, और तीनों का सम ही है 100 रुपया। अब एक बात अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर 3 वेरिएबल और टोटल इक्वेशन बन रहा है 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बनाया जा सकता, हमेशा हिट एंड ट्रायल से बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? हिट एंड ट्रायल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स की संख्या 3 है और इक्वेशन 2 है। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या अपनाएंगे? पहले इसमें से इसको घटाएंगे, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटाएंगे। तो 5x में से x गया 4x, 2y में y गया तो y, और z में z गया तो खत्म। तो 100 में से 40 गया तो 60। अब हिट एंड ट्रायल अपनाते हैं। 4x + y = 60। अब हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन से ही चलते, भुगतान में 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या। तो मान लेते हैं कि 5 रुपये का 13 सिक्का है, मान लेते हैं कि 5 रुपये का 13 सिक्का है। तो 13 गुना 4 कितना हो गया? 52। 13 गुना 4 कितना हो गया? 52। तो y का केगो सिक्का होगा तो 52 में कितना जोड़ेंगे कि 60 होगा? तो y हो जाएगा 8, मतलब y पता चल गया हमको 8। अगर y 8 है और x 13 ले रहे तो z कितना होगा? तो आपको पता है कि x + y + z 40, तो x 13 y 8, तो z होना पड़ेगा 19। आप क्या देखते हैं यहाँ पे वैल्यू लगा के, 13 पंचे 65, 8 दूनी 16, तो 65 और 16 81, 81 में 19 जोड़ेंगे तो 100 हो जा रहा, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। इसी तरीके से मान लीजिए पहला ऑप्शन सही ना होता तो हम इसको चारों ऑप्शन को क्या करते? चेक करते। हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डाटा क्या है? थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या बताता है। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल स्टूडेंट और कितना परसेंट है वो बता रहा है। अलग अलग केंद्र है, PQR अलग अलग ईयर है। कर रखा है कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है कुल, और उपस्थिति बता रहा है संख्या को कि कितना स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुआ। तो कह रखा किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित छात्रों की दूसरी सबसे अधिक है? किस केंद्र पर, और नहीं किस केंद्र पर नहीं, किस साल, क्या बोला? किस साल दूसरा सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वहां पर अनुपस्थिति थी। तो यहां पर देखिए 45 स्टूडेंट था, 42% था, तो अनुपस्थित कितना हुआ? 3। 56 में 45% था तो अनुपस्थित कितना हुआ? 11। 55 में 50 उपस्थित था तो अनुपस्थित कितना हुआ? 5। तो टोटल अनुपस्थित कितना? 11 5 16 3 19, मतलब 2016 में कितना अनुपस्थित छात्र है? 19। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? हर एक डाटा को निकालेंगे।
50 में से 45 उपस्थित तो 5 अनुपस्थित, 75 में से 55 उपस्थित तो 20 अनुपस्थित, 45 में से 40 उपस्थित तो 5, तो 20, 25, 5, 30, तो 2017 में 30। देखिए 18, 19, 17, 20 निकालना, 18, 19, 17, 20, 16 का नहीं भी निकालते तो काम चल जाता, लेकिन निकालना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि दूसरा पूछा है। ऐसा नहीं है कि 4 डाटा दे रखा है तो आप किसी भी 4 डाटा को लेकर चले जाएगा, यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट का लेते हैं। यहां पर देखिए 64 में से 60 मतलब 4 एब्सेंट, 65 में से 45 मतलब 20 एब्सेंट, 65 में से 55 मतलब 10 एब्सेंट, 20, 30, 4, 34 एब्सेंट। यहां पर देखिए 80 में से 69 एब्सेंट तो यहां पर हो गया 11, 80 में से 69% तो 11 एब्सेंट, 84 में से 72% तो 12 एब्सेंट, 70 में से 62% तो 8 एब्सेंट, तो 12, 8, 20 और 11, 31 हो गया। नेक्स्ट है 55 में से 44% है तो 11 एब्सेंट, 80 में से 66% है तो एब्सेंट कितना है 14, 90 में से 85% है तो एब्सेंट कितना 5, 14, 15, 10, 25, 5, 30, तो यहाँ पर एब्सेंट 30। कर रखा दूसरा सबसे कम, दूसरा सबसे अधिक एब्सेंट कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा एब्सेंट है 34, तो उससे कम कौन है 31, तो दूसरा सबसे कम एब्सेंट है 2019 में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वैल्यू पुट करना है सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हुए भी चलते हैं। देखिए साइन 30, तो आपको पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 1/4। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर 40, तो कहीं ना कहीं 50 भी होगा, तो साइन स्क्वायर 40 तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर 50। देखिए इसके लिए साइड में करते हैं कि यहाँ पर देखिए माइनस साइन स्क्वायर 40 है और यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर 50, तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 तो इधर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर 50 और इधर है माइनस साइन स्क्वायर 50। दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, उसके पहले माइनस गुना है तो -1, मतलब यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 40 है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 50 है, यानी इस दोनों का जो सम निकल के आएगा वो आएगा -1। अब देखिए साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का 1/√2 तो स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35, तो इस दोनों का सम निकल के आएगा -1, जैसे यहाँ पर निकाले। साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 का स्क्वायर मतलब 1/2, हाँ या ना। अब बचा साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब समझिए 1/2 प्लस 1/2 1, 1/4 प्लस 3/4, इस दोनों का भी सम 1। अब यहाँ पर देखिए -1 है तो -1 ये सभी आपस में क्या हो जाएगा खत्म, सभी आपस में क्या हो जाएगा खत्म, नेट रिजल्ट 0। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, वह 1 kg की जगह 870 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कम वजन तोला जाता है उसको पहले लिखेंगे। तो कितना वजन तोला गया 870 ग्राम, कितना के बदले तो 1000 ग्राम, तो ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ जो मेन उसका प्रॉफिट है ना वो कम वजन पर है, क्योंकि कह रखा है लागत मूल्य पर बेच रहे, तो कोई भी दुकानदार लागत मूल्य पर बेचेगा नहीं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट वो कैसे कमाएगा, तो कम तोल कर। तो यहाँ पर मतलब 870 में खरीदा 1000 में बेचा, 0 से 0 गया, 87 का चीज़ 100 पर, तो कितने का प्रॉफिट 13 पर, तो 87 पर कितना, तो 13/87 गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट होगा सीपी पर, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 87 पर, तो 100 पर कितना, तो 13/87 गुना 100। जब ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आएगा। आप देखिए यहाँ पर आप अप्रोक्स में भी नहीं जा सकते, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन क्या है नियरेस्ट में है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं। 1300 को आपको 87 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे कीजिएगा 13 एकम 13, 10 में से 7 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 430, 4 बार में लगाएंगे तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 34, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 4 गया 8, तो 82, मतलब 14 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए। कह रखा भरन पाइप पी भरन पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। मतलब दो पाइपें पी है और क्यू है। कह रखा है पी जो है ना क्यू से 21 गुना तेज है, मतलब एफिशिएंसी। मान लेते हैं क्यू की एफिशिएंसी 1, तो पी का एफिशिएंसी कितना हो गया 21 गुना तेज है, मतलब 21। ये तो एफिशिएंसी हो गया सर, ठीक है। क्यू एक टंकी को 110, मतलब क्यू जो है ना एक टंकी को कितने मिनट में भरा 110। आपको पता है सर वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्यू का एफिशिएंसी कितना है, तो क्यू का एफिशिएंसी है 1, और उस 1 एफिशिएंसी के साथ 110 मिनट तक काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 1 गुना 110, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 110। अब ये टोटल वर्क को दोनों पाइप कर रहा है, तो दोनों पाइप की एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो 21 + 1 22। टोटल काम है 110, उस 110 काम को 22 एफिशिएंसी के साथ किया तो कितने समय में करेगा, तो 110/22 मतलब 5 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 550 रुपया उसका अंकित है, इस पर 40% का छूट दिया। एक वस्तु का अंकित प्राइस है 550, अगर उस पर 40% का छूट दिए तो बेचे कितना पे सर 60% पर। कितने बेचे 60%, यानी ये क्या हो गया एसपी। अब क्या रखा है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य सीपी है तो उस पर 10% अधिक, तो 10% अधिक मतलब कितना परसेंट पे बेचे 110% पर। तो यही हो गया एसपी और ये हो गया एसपी, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो 100 से 100 गया। अब 110 से 550 कटा 5 बार में 5 गुना 60 हो गया सर 300, मतलब उस वस्तु का सीपी होगा 300। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से आरंभ करते तो वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए दोनों का स्पीड जो है ना वो 6 है और 12 है और विपरीत दिशा में दौड़ रहे। अब देखिए उनको दौड़ना है 840 मीटर का ट्रैक पर। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या होगा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि विपरीत दिशा में दौड़ रहे तो यहाँ पर रिलेटिव सॉरी यहाँ समान दिशा में समान बिंदु समान दिशा में दौड़ा जा रहा है, समान दिशा में दौड़ा जा रहा है तो समान दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा घटेगा। तो 12 में से 6 गया 6, तो समय लगेगा 840/6, मतलब ये इसको काटेगा 6 कम 6 2 6 चौक 24, मतलब 140 सेकेंड का बाद वो फिर से क्या होंगे मिलेंगे। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे उसके बारे में सही है। अब देखिए इनकी दो भुजाएं बराबर है और परिमाप समान है। का रखा इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा। अब परिमाप समान है तो परिमाप समान होने का परिणाम क्या होगा कि उसका तीसरा भुजा भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि परिमाप समान है तो उसका तीसरा भुजा भी आपस में क्या होगा सेम। और दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, मतलब सेम शेप सेम साइज, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। का रखा 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 cm है। देखिए दो वृत्त है, ठीक है, इन दोनों के वृत्तों के बीच की दूरी क्या है सर 37 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब इन दोनों का रेडियस दे रखा है, ये 22 है और ये 10 है। तो क्या रखा है इस पर जो बनने वाला रेखाखंड MQ है उसकी लंबाई पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है सर स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर मतलब उनके सेंटर के बीच की दूरी माइनस पहले वाले सर्कल का रेडियस माइनस दूसरे वाले सर्कल का रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, उसके डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पे d कितना, उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 37 है तो 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। पहला वाला रेडियस है 22, दूसरे वाला रेडियस है 10, तो इस दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 22 में से 10 गया तो 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सा कहानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो 37 में से 12 गया तो 25 और ए प्लस बी मतलब 37 प्लस 12 49, तो 25 गुना 49 का स्क्वायर रूट
तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 5 गुना 7 हो जाएगा 35 cm। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61 का मान। अभी जस्ट इसको सॉल्व कराए थे, वहां पे था साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, तो देखे थे वहां पर भी 1, तो यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 निकल के आएगा। तरीका वही सेम है। कोस स्क्वायर 29 है, तो 29 मतलब 29 को लिख सकते 90 माइनस 61, और यहाँ पर एक कोस स्क्वायर 61 डिग्री। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर 61 है, तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहा है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.375% मत मिला और वो 2484 मतों से जीत गया, तो चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान पूछा जा रहा। अच्छा, यहाँ पे वोटर बता दिया, यहाँ पे टोटल वोटर कितने हैं सर, 16,000। आप समझिएगा, इस 16,000 में से y% लोगों ने मत नहीं दिया। अगर y% लोगों ने मत नहीं दिया तो कितने प्रतिशत लोग मत दिए, तो 100 माइनस y%, इतना लोग वोटिंग करने गए इसका। अब उसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गया। अगर 10% मत अवैध घोषित हुआ तो वैलिड वोट हुआ 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 9/10। अब एक बात अच्छे से समझिएगा सर, यहाँ पर कि मान लेते हैं कि टोटल वैलिड वोट थे 100%, अब उसका 59.375 मिला विनर को, तो लूजर को कितना वोट मिला। तो अगर 100 में से 59.375 घटा देंगे तो लूजर को कितना वोट मिला, 625, 40.625 लूजर को वोट मिला। हाँ या ना, तो ये विनर को वोट मिला और ये लूजर को वोट मिला। कितना वैलिड वोट का मतलब जितना वैलिड वोट है। अब उसका क्या रखा है, कितना मतों से विजय हुआ, तो 2484 मतों से। यहाँ पे विनर लूजर से कितना मत से जीत रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे हो गया 58 में से 40 गया 18, मतलब इस दोनों का डिफरेंस है 18.75% के मतों से क्या होगा, जीतेगा। ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2484 मतों से क्या हो गया, जीत गया। अब कुछ नहीं करना है सर, ये कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। अब देखिए 1 0 2 0, इस 3 0 को क्या कर दिया, काटे दिया। और अच्छे से करेंगे तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते तो नीचे भी आएगा सर 100। अब देखिए यहाँ काटेंगे 4 चौक 16 और यहाँ काटेंगे 25 बार में। अब ये 25 से कटा, 25 सत्ते 175, 12 25 पंचे 125, 75 बार में। हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पर ये 9 है और पहले ये 4 से काटते, पहले 9 से काटी, पहले 4 से काटते इसको, तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8 1। अब ये 9 से काट रहे तो 9 छक 54, 54 8, 9 नमा 81। अब 3 से काटते हैं तो 3 से ये कटा 25 बार में और 3 से ये कटा 23 बार में। तो इधर तो बचा सर फाइनली 23। अब इधर बचा है देखिए 100 माइनस वाई बटे 100 गुना 25, ये 25 से 100 को काटा 4 बार में, तो इधर बचा सर 100 माइनस वाई बटे 4। तो 100 माइनस वाई बटे ये वाई है सर, 100 माइनस वाई बटे 4 का वैल्यू 23, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस वाई, ये 4 23 की तरफ गुना होगा तो 92, तो 100 माइनस वाई बराबर 92, तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकलेगा 100 माइनस 92, मतलब 8% वाई पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जो 6 से विभाज्य। अब देखिए कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगा, तो 6 से वही विभाज्य होगा सर जो संख्या 2 से विभाज्य और 3 से। तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि इवन होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन इवन है तो 3 से ही चेक करना पड़ेगा। तो नंबर है 2 1 7 9 2 4 k, तो 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो। तो 2 और 1 3, 3 7 10 9 19 20 21 4 25। 25 में क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से डिवाइड होगा, तो 25 में 2 जोड़ेंगे, तो 25 में 2 जोड़े 27, 27 3 से डिवाइड, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट कर रखा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा क्या। अरे सर समबाहु त्रिभुज है, क्या है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर, तो दो भुजाओं का योग मतलब x प्लस एक्स, दो भुजाओं का योग 16, तो एक भुजा कितना होगा 8, तो वही भुजा तो तीसरी भुजा के बराबर होगा, मतलब तीनों भुजा 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर रखा है, दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। एक जीवा यहां पर है और एक जीवा यहां पर है, ठीक है। अब क्या रखा है, ओ इसका सेंटर है, सेंटर थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, इस तरीके से इसका फिगर है। अब नाम लिखते हैं, ए बी 10 है और सी डी 24 है, मतलब बड़ा वाला 24, मतलब ये सी से डी की दूरी 24 है और ए बी 10 है और इसका सेंटर ओ है। क्या रखा है, ओ पी ए बी पर लंबवत है, मतलब ओ पी मतलब इस पॉइंट का नाम है पी, तो इस पॉइंट का नाम दूसरा कलम से अब लिख लेते हैं, तो इस पॉइंट का नाम बोल रहा है सर क्यू, इस पॉइंट का नाम बोल रहा है क्यू और इसका नाम बोला है पी, हाँ है ना, एक और कलम पी ले। अब समझिए क्या क्या डाटा दे रखा, ओ क्यू सी डी के लंबवत है, ओ क्यू इस सी डी के लंबवत है और ओ पी ए बी के लंबवत है, और यहाँ दे रखा है ए बी 10। अगर बताइए ये टोटल 10 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा 5। दूसरा कहानी है सी डी 24 है, मतलब टोटल दूरी 24 है, तो सी से क्यू की दूरी क्या होगा 12, क्योंकि पता है कि वो जो लंब होता है उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, हाँ या ना। अब यहाँ से इस ओ सी और इस ओ ए को मिला देते हैं, ये दोनों ही रेडियस कहलाएगा, ये दोनों ही रेडियस कहलाएगा। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस की दूरी। एक कहानी और देखिए, पी क्यू 7 दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 7, तो हम लोग मान लेते हैं कि ओ क्यूब कितना है, मान लेते हैं कि सर ओ क्यूब है आपका x, हाँ या ना। अब पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, ओ क्यू सी में, ओ क्यू सी में, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब बात करते ओ पी ए में, तो ओ पी ए में भी वही आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ पी हो जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस और ए पी हो गया 5 का स्क्वायर। अब दोनों रेडियस आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 वो बराबर हो जाएगा इसके, तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो अलग से दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया। अब यहाँ चौकदा एक्स 49 प्लस 25 9 5 चौकदा 4 2 6 और 1 7, ये 74 144 की तरफ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पर हो गया चौकदा एक्स प्लस 74 बराबर 144, तो यहाँ से चौकदा एक्स बराबर हो जाएगा, ये 74 144 की तरफ माइनस होगा, तो 144 माइनस 74 तो हो गया 70, तो चौकदा एक्स बराबर 70, तो यहाँ से एक्स पता चल जाएगा 5, एक्स पता चल गया 5, यहाँ से x कितना पता चल गया सर 5, मतलब ये वाला वैल्यू पता चल गया 5। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, पूछा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। अब समझिएगा ये 5 ये 7, मतलब यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी कितना हो गया, तो 5 प्लस 7 12। अब ये 12 है ये 5 है, तो 5 12 13 का क्या बनता है ट्रिपलेट, 5 12 13 का क्या बनता है ट्रिपलेट, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा सर 13। अगर रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना होगा, तो 13 गुना 2 मतलब 26। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हीट एंड ट्रायल से भी आसानी से बन जाता, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, दो शंकु की त्रिज्या मतलब R1, मतलब क्या दे रखा है R1 बटे R2 का रेशियो दे रखा है 2/5, उनके आयतन सॉरी यहाँ पे 3:5 होना चाहिए, V1 बटे उनके आयतनों का अनुपात, यहाँ पे रेशियो छूट गया है तो रेशियो का अनुपात है 3/5, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 बटे H2 आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए V1 बटे V5, अब देखिए उनके आयतनों का अनुपात, शंकु है तो देखिए पाई पाई कटेगा 1/3 कटेगा, तो यहाँ पर खाली फाइनली निकलेगा R1 स्क्वायर इंटू H1 और यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर इंटू H2, इसी का रेशियो लेना। V1/V2
कितना है V1/V2 है सर 3/5। R1/R2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1/H2। हाँ या ना। अब ये 5 इस 25 को कटेगा 5 बार में, ये 5 3 की तरफ जाके गुना हो गया तो H1/H2, ये 5 3 की तरफ गुना होगा तो 5 तिया 15, ये 4 नीचे आके डिवाइड होगा तो 15/4 इनका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप देखिए ये तालिका है, एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिशत बताता है। तो देखिए यहाँ पर राम को 54%, भूगोल में 87% और इसमें 71%। कितना का, तो 175 का, 200 का और 125 का। तो कह रखा इतिहास में किसका, देखिए इतिहास में पास होने के लिए चाहिए 105 अंक, हिस्ट्री में पासिंग मार्क्स है 105। तो कह रखा है हिस्ट्री में टोटल कितने छात्र पास है। तो ये कुछ नहीं करेंगे, 175 का 54% लेंगे। तो 175 का 54%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, ये 25 से कटेगा 7 बार में, ये 25 से कटा 4 बार में, तो 54 गुना 7, तो ये तो हो गया 27 2, तो 27 सत्ते 49 का 9 बाकी 4, 7 दूनी 14 4 18, 189/2, 189/2 करेंगे तो 190 हो जाएगा, लगभग 95 के आसपास, 95 के आसपास। जबकि पासिंग मार्क्स चाहिए 105, मतलब ये पास है कि फेल है, ये फेल है। इसका तो 54 से भी कम परसेंट आया, इसका 54 से भी कम परसेंट आया, मतलब 95 से भी कम मार्क्स आया, मतलब ये भी क्या है, फेल। अब देखिए 0 ऑप्शन है, 0 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, 75 निकालना है। तो 175 का 75% निकालेंगे तो देखेंगे पास है कि नहीं है। तो वही सेम कहानी, 175 का 75% मतलब 25 तिया 75, 25 चौक 100, 17 तिया 51, ठीक है, 5 तिया 15, 17 तिया 51 52, 525/4, 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 4 एकम 4, लगभग 131 मार्क्स लाया। ये लगभग कितना लाया, 131। पासिंग मार्क्स से 105, तो 105 से अधिक लाया, मतलब श्याम हिस्ट्री में क्या है, पास है। श्याम हिस्ट्री में पास है, मतलब टोटल कितने ऐसे विद्यार्थी है जो हिस्ट्री में पास है, तो एक ही विद्यार्थी है श्याम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा SSC CGL 9 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको पता है कि मैंने रेलवे के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्लासेस को अभी तक मैंने आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दिया। ये सारे के सारे प्रश्न RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 5 से 24 जून में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ उसका मैंने फुल पेपर का सोल्यूशन कराया, प्ले लिस्ट बना दिया गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने फुल पेपर का सोल्यूशन कराया, JEE का भी कराया, ALP CBT 1 CBT 2 का कराया, RPF SI कांस्टेबल का कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। अगर PDF चाहिए तो PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इस चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ्री में PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो को ला रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।